हाउ इंडिया भारत गॉट इट्स नेम। दोस्तों, नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, नाम एक कहानी है। किसी इंसान के काम की, शहर के बदलाव की, नदी के बहाव की, ऊंची पहाड़ों की, देश के इतिहास की, कभी अनसुनी कभी सुनी सुनाई कहानी। ऐसी ही कहानी है हमारे देश की, जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं। समय और काल में उसे और कई नामों से जाना जाता रहा है। मसलन कोई उसे जम्बूद्वीप कहता है, तो कोई उसे भारत खंड, कोई हिमवर्ष, तो कोई आर्यवर्त कहता है। नामों का यह सफर इसके लिए कोई नया नहीं है। हजारों सालों से इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज बात करेंगे इस देश के नामों की। फ्रॉम मेलुहा टू भारत। 3000 बीसी में भारत का एंशिएंट नाम मेलुहा पाया जाता है। माना जाता है मेलुहा शब्द दक्षिण भाषा के द्रविड़ शब्द मेलकम से निकला है। मेलकम का अर्थ है हाईलैंड देश। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भारत का व्यापार सुमेर देश यानी आज के इराक से होता था। सुमेर देश के बिजनेस पार्टनर और सुमेरियन लोग मेलुहा को मेलूसा और मेलुखा कहते थे। इसके साथ ही इस नाम को लेकर एक और तथ्य मिलता है। सुमेरु लोग भारत से तिल का तेल इंपोर्ट करते थे। सुमेरियन लैंग्वेज में तिल को एल्लू कहते हैं। उधर दक्षिण भारत में तिल को एल्लू कहा जाता है। शायद एल्लू से ही मेलुहा शब्द बना हो। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेलुहा शब्द की उत्पत्ति मलहा शब्द से बनी है, जिसे नाविकों का देश कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा में यहां से नाविक अपनी नाव में सामान भरकर व्यापार के लिए ले जाया करते थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एंशिएंट भारत का एरिया आज के भारत से बहुत बड़ा था। फिर मेलुहा नाम बदलकर भारतवर्ष कैसे हो गया? भारत नाम के पीछे का क्या इतिहास है? चलिए इसका पता लगाते हैं। दोस्तों, भारत नाम को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा प्रचलित है दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत की कहानी। कहानी यूं है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई। नाम था शकुंतला। शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई भरत, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराज बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष रखा गया। इसके अलावा भारत नाम का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। एकदम ठीक ठाक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऋग्वेद के बारे में माना जाता है कि इसकी रचना ईसा 1500 से 1200 साल पहले हुई थी। यह हड़प्पा संस्कृति के अंत और वैदिक काल की शुरुआत का समय है। ऋग्वेद में करीब 300 कबीलों का जिक्र आता है। इनमें प्रमुख थे पुरु, यदु, अनु, द्रुह और तुर्वासा। इनके अलावा एक और कबीला था जिन्हें भारत कहते थे। इस कबीले के लीडर या राजा का नाम सुदास था। ऋग्वेद में एक लड़ाई का जिक्र है, जिसे दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई का स्थान रावी नदी के किनारे था। युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 कबीले। जीत राजा सुदास की हुई, जिसके बाद सिंधु नदी के आसपास एक बड़े भूभाग पर भारत कबीले का अधिकार हो गया। यह भी माना जाता है कि यही भारत कबीला आगे गंगा के तटों तक गया और इसमें कई सारे कबीलों का मिश्रण हो गया, जो आगे जाकर कुरु कहलाया। चूंकि भरतवंशी सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनका राज्य भारत कहलाया। वेदों के अलावा कई पुराणों में भी भारत नाम का जिक्र है। मसलन विष्णु पुराण का एक श्लोक कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारते यत्र संततिः। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उसे भारत कहते हैं। इस श्लोक की खास बात यह है कि यह भारत नाम को एक सीमा से जोड़ता दिखाई देता है। दरअसल वैदिक काल यानी ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व में भारतीय महाद्वीप की सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दिनों में लोगों ने गंगा के तटों की ओर रुख किया। पुरातत्वविदों की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, वो इस समय का बहुत सीमित ब्यौरा देते हैं। इसलिए इस काल में जिसे भारत कहा गया है, उस देश या इकाई का सीमा विस्तार कितना था, यह पता लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर श्लोक के अनुसार देखा जाए, तो श्लोक में जिस सीमा का वर्णन किया गया है, वो आज के भारत को ही दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष का एक नाम आर्यवर्त भी था? अब आर्यवर्त नाम के पीछे की कहानी क्या है, चलिए इसका पता लगाते हैं। दोस्तों, आर्यवर्त का अर्थ है जहां आर्य लोग रहते हैं। आर्यवर्त का जिक्र मनुस्मृति में आता है कि पूर्व में समुद्र तट, पश्चिम में समुद्र तट, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल देश को आर्यवर्त कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र को कई स्थान पर आर्य तो कई स्थान पर आर्यपुत्र कहा गया है। उस दौरान देश का नाम आर्यवर्त था।
आपको मालूम है कि जामुन के नाम से भी हमारे देश को जाना जाता था। बुद्धा एरा के दौरान ग्रेटर इंडिया के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए एक द्वीप का जिक्र किया गया है। उस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप के नाम का जिक्र सम्राट अशोक के शासनकाल यानी 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था। उस समय विशाल भारत के एरिया को जम्बू द्वीप कहा जाता था। इस नाम का जिक्र कई शिलालेखों में मिलता है। मिसाल के तौर पर 10th सेंचुरी के माइसोरियन इंस्क्रिप्शन में एंशिएंट भारत का नाम जम्बू द्वीप लिखा है। जम्बू द्वीप का मतलब होता है जामुन के पेड़ों की भूमि, और द्वीप के दो मतलब हैं, एक आइलैंड और कॉन्टिनेंट। चूंकि भारत में जामुन के पेड़ बहुत होते हैं और भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, शायद इस वजह से हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा होगा। हिंदुस्तान और अंग्रेजी नाम इंडिया की शुरुआत से पहले कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भारत के लिए जम्बू द्वीप नाम का जिक्र आता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यह हिस्टोरिकल नाम आज भी थाईलैंड, मलेशिया, जावा, बाली में इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हमने भारत के एंशिएंट नाम मेलुहा, आर्यवर्त, भारतवर्त और जम्बू द्वीप के इतिहास को जाना। हर नाम के पीछे की क्या कहानी थी उसकी हमने बात की। अब बात बाकी 2 नामों की, हिंदुस्तान और इंडिया। इन दोनों नामों का आपस में गहरा रिश्ता है, क्योंकि दोनों नामों के मूल में एक ही नाम है, सिंधु। सिंधु नदी का नाम है जिसके आसपास सभ्यता का विकास शुरू हुआ। सिंधु से ही हिंदू शब्द बना। कैसे? स्टोरी बिहाइंड द नेम हिंदुस्तान। अगर हम बीसी एरा की बात करें तो हिंदू शब्द क्राइस्ट से भी 2000 साल पहले अकेडियन सिविलाइजेशन 2350 टू 2150 बीसी में था। 515 बीसी में पर्शियन किंग डेरियस I ने भारत पर जीत हासिल की। डेरियस के लिखे कुछ शिलालेखों में हिंदू शब्द का जिक्र है। इन शिलालेखों के अनुसार उसने सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के लोअर बेसिन के लिए हिंदू कुश शब्द का इस्तेमाल किया था। दरअसल फारसी शब्द में स की जगह ह का उच्चारण होता है, इसलिए सिंधु बन गया हिंदू। ऐसे ही कुछ और शब्दों में भी अंतर आया। मसलन सप्ताह बन गया हफ्ता। आगे चलकर ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया तो अपनी किताब इंडिका में हिंद, हिंदवान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाने लगा? संस्कृत में एक शब्द है स्थानम, जिसे हम हिंदी में स्थान कहते हैं, जिसका मतलब है जगह या पड़ाव। पर्शिया में स्थान को स्थान प्रोनाउंस किया जाता है। बहरहाल 1st सेंचुरी में पर्शिया में ही हिंदू के साथ स्थान जुड़ गया, जिसका मतलब हुआ हिंदुओं की जगह, जिससे ये हिंदुस्तान नाम मिला। कुछ उसी तरह जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों के नाम बने। 262 AD में सैसनिड किंग शापुर I के नक्शे रोस्तम शिलालेख में सिंधुस्तान के लिए हिंदुस्तान नाम मेंशन किया गया था। सिंधु की 7 नदियों वाले सप्त हिंदू एरिया को एंशिएंट पर्शियन हफ्त हिंदू कहा करते थे। उन्होंने यहां रहने वालों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम मिला। लंबे समय तक हिंदू शब्द धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आम मान्यता है कि उत्तर से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दूसरे धर्म के लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू किया, लेकिन यह भी सच नहीं है। पहला तो जैसे बताया हिंदुस्तान नाम फारस से आया था, इस्लाम की स्थापना से बहुत पहले। दूसरा, जिन मुस्लिम राजाओं ने उत्तर भारत पर हमला किया वो यहाँ के दूसरे मुस्लिम शासकों के लिए हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते रहे। मसलन बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, सरहिंद के पास एक हिंदुस्तानी आया और उसने मुझे बताया कि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी का दूत है। ऐसे ही खानवा में जब बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई तो कई मुस्लिम सरदारों ने बाबर का साथ छोड़ दिया। इस पर बाबर ने लिखा, हैबत खान संभल चला गया है, हिंदुस्तानी साथ छोड़कर जा रहे हैं। मुगल काल में हिंदुस्तान नाम का प्रचलन काफी बढ़ा, लेकिन इस नाम का अधिक इस्तेमाल उत्तर भारत के लिए होता था, जबकि विंध्याचल के नीचे के इलाके को दक्कन कहकर पुकारते थे। ये बात कई मुगल दस्तावेजों में दिखाई देती है। फिर चाहे वो अकबर हो या औरंगजेब, सब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानते थे, लेकिन साथ ही चाहते थे कि दक्कन भी पूरी तरह उनके कब्जे में आ जाए। हिंदुस्तान शब्द का एक और महत्व यह है कि हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक विनायक दामोदर सावरकर भारत नाम के बजाय हिंदुस्तान को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू और हिंदुस्तान सिंधु नदी और सिंधु यानी सागर के बीच रहने वाले। सावरकर कहते हैं सिंधु नाम आर्यों ने दिया था, लेकिन हो सकता है स्थानीय कबीले इससे मिलता जुलता नाम इस्तेमाल करते हो और यही नाम आर्यों ने इस्तेमाल कर लिया हो। अब आइए जानते हैं इंडिया नाम कैसे मिला। द स्टोरी ऑफ बिकमिंग इंडिया। पर्शिया में हिंदू शब्द कैसे पहुंचा ये हमने देखा। ईसा से कुछ 450 साल पहले पर्शिया और ग्रीस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। कुछ वक्त तक पर्शिया ने ग्रीस पर शासन किया। उसके 150 साल बाद सिकंदर के वक्त में ग्रीस ने पर्शिया पर हमला कर दिया। वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गया। पर्शिया के कारण ग्रीक्स ने सिंधु नदी के पार का इलाका हिंद जाना। जब ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज में पहुंचा तो हिंदू से बदलकर इंडिया हो गया।
दरअसल ग्रीक लैंग्वेज में ह की ध्वनि साइलेंट होती है, इसलिए उनके लिए यह नाम बन गया इंड। यही जाकर इंड, इंडस, इंडिया, इंडिका और इंडिया बन गया। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ और बाकी यूरोपीय भाषा भी भारत के लिए इंडिया का इस्तेमाल करने लगी। यानी ये ग्रीस वासी थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब भी लिखी थी, जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का बखान किया है। इसके अलावा इंडिया का जिक्र ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया है। हेरोडोटस ने अपने हिस्टोरिका में लिखा है कि इंडिया में सोना ढूंढने वाली चींटियां हुआ करती थी, जो लोमड़ी से बड़े आकार की होती थी और जमीन के अंदर से सोना निकाल कर ले आती थी। इनके अलावा रोम का भी भारत से व्यापार का रिश्ता था। रोमन लेखक प्लिनी ने इंडिया के बारे में लिखा, ये वो जगह है जहां सारी दुनिया का सोना इकट्ठा होने के लिए जाता है। सेकेंड सेंचुरी के ग्रीक राइटर लूशियन ने लैटिन लैंग्वेज में भारत के लिए इंडस नाम का जिक्र किया है। किंग एल्फ्रेड ने ओल्ड इंग्लिश में पॉलस ओरोसियस के ट्रांसलेशन में इंडिया नाम का इस्तेमाल किया था। ग्रीस और रोम के बाद अब देखिए कि मॉडर्न यूरोप के लोगों के बीच इंडिया नाम कैसे प्रचलित हुआ। आपने नोटिस किया होगा, यूरोप की जितनी ट्रेडिंग कंपनियां भारत आई हो, फिर चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सभी के नाम में ईस्ट इंडिया लगा होता था, बजाय सिर्फ इंडिया। ऐसा क्यों? यह सब हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस के कारण। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन समझा कि उसने इंडिया ढूंढ लिया है। इसी कारण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन बुलाया जाता है। कोलंबस सबसे पहले कैरेबियन सागर में बने एक द्वीप पर उतरा। उसने इसे नाम दिया इंडीज। बाद में जब यूरोप वासियों को कोलंबस की गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने इंडीज का नाम बदलकर वेस्ट इंडीज कर दिया और इस तरह भारत, जो सिर्फ इंडिया होना चाहिए था, ईस्ट इंडीज के नाम से जाना गया। इसके बाद जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी भारत में आई, सबने अपने नाम में इंडिया के साथ ईस्ट भी लगाया। जब फ्रांस के लोग इंडिया आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान को इंडे और येंडे नाम से बुलाया। मॉडर्न इंग्लिश में इंडे से इंडिया हो गया। जब ब्रिटिशर्स भारत आए, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत को लैटिन भाषा में इंडिया कहना शुरू किया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम काफी पॉपुलर हुआ, हालांकि उस समय हिंदुस्तान नाम भी प्रचलन में था। एक बात नोट करने लायक है कि श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों ने अपने कॉलोनियल नाम त्याग दिए। जैसे कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका का नाम सिलोन और म्यांमार का नाम बर्मा था, लेकिन हमने आजादी के बाद भी इंडिया नाम को ही अपनी पहचान बनाए रखा। पर क्या आपको पता है कि आजादी के बाद देश का नाम रखने के लिए कितना हंगामा हुआ? एक नाम को लेकर कितनी बहसें हुई? हिंदुस्तान के इतने नामों के बावजूद आजादी के बाद देश का किस तरह नामकरण हुआ, चलिए इस किस्से के बारे में जानते हैं। डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग द नेम। आजादी के बाद भी भारत इंडिया नाम का संवैधानिक इस्तेमाल करता रहा। बाकायदा इस बात को लेकर खूब हंगामा भी हुआ, क्योंकि आजादी से पहले भारत पाकिस्तान को मिलाकर इंडिया कहा जाता था। पाकिस्तान ने नया नाम चुन लिया, लिहाजा इंडिया नाम से उनका किनारा हो गया। जिन्ना को लगा था इंडिया नाम किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंडिया को अभी भी इंडिया कहा जाएगा, तो वो बहुत नाराज हुए। सितंबर 1947 में बंटवारे के 8 हफ्ते बाद जिन्ना ने लुई माउंटबैटन को खत लिखकर एतराज भी जताया। इधर भारत में नए संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए बात माउंटबैटन के अधिकार से बाहर थी। यह संविधान सभा को चुनना था कि वो इंडिया नाम चुने या नहीं। नाम की बात भारतीय संविधान के पहले ही आर्टिकल में की गई है। वहां लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया ही भारत है जो राज्यों का संघ है। यह पहला आर्टिकल है, लेकिन अचरज होगा यह जानकर कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इस टॉपिक पर बहस 17 सितंबर 1949 को हुई। आखिरी ड्राफ्ट पेश होने से महज 2 महीने पहले। एक और कमाल की बात यह थी कि ओरिजिनल ड्राफ्ट में भारत नाम का कहीं जिक्र ही नहीं था, लेकिन फिर आखिरी समय में भारत शब्द जोड़ दिया गया। कैथरीन क्लेमेंटीन ओझा ने ओपन एडिशन जर्नल में छपे एक रिसर्च पेपर में संविधान सभा में हुई बहस का ब्यौरा दिया है। ओझा लिखती हैं, उस रोज सभा खत्म होने में आधे घंटे का समय बचा था और डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि नए आर्टिकल 1 में जो बदलाव हुआ वो उसी दिन स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन संविधान सभा के बाकी कई सदस्यों का मानना था कि इस मुद्दे पर बहस के लिए अगले दिन का पूरा समय लिया जाए। कामत ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उनका प्रस्ताव था, इंडिया जो कि भारत है के बदले होना चाहिए भारत, जो अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहलाता है। सेठ गोविंद दास का प्रस्ताव था, भारत जो विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है होना चाहिए। इन सभी लोगों ने क्रम में बदलाव का प्रस्ताव दिया और अपने अपने तर्क भी रखे। तर्क कमोबेश इतिहास से जुड़े थे, जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है, लेकिन किसी ने भी इंडिया नाम हटाने की बात नहीं की, सिवाय हरगोविंद पंत के। पंत चाहते थे भारत का नाम भारतवर्ष होना चाहिए और कुछ नहीं। इस मुद्दे पर बिहार से संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर का बयान भी काबिले गौर है।
संविधान का आखिरी ड्राफ्ट पास होने से 2 दिन पहले 24 नवंबर को मोहम्मद ताहिर डॉक्टर अंबेडकर पर भड़क गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर से अगर कोई उनके जन्म स्थान के बारे में पूछे तो उन्हें कहना पड़ेगा, मैं इंडिया से हूं जो कि भारत है। क्या सुंदर उत्तर है। बहरहाल इस पूरी बहस का नतीजा यह निकला कि संविधान सभा में सभी संशोधनों पर वोटिंग हुई, लेकिन अंत में सभी अस्वीकार कर दिए गए। इंडिया जो कि भारत है इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माताओं ने अपने विवेक से जो भी निर्णय लिया वो लागू हुआ। इस निर्णय को कई लोग सही और गलत ठहरा सकते हैं और वक्त वक्त पर ऐसा किया भी गया है। साल 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन कर इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया किया जाना चाहिए। सदन में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। इसके अलावा साल 2020 इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संविधान में दोनों नामों को जगह मिली हुई है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने जाना अपने देश के नाम की इंटरेस्टिंग जर्नी को। भले ही भारत के अनेक नाम हो, लेकिन इन सब के बावजूद भारत एक समृद्ध धरोहर और विरासत का प्रतीक है। यहां हर एक नाम की अपनी एक कहानी है, अपना एक अर्थ है, जो इस देश के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है।